गृहमंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो का ये पूरा मामला। 8 राज्यों की 16 लोगों को समन भेजा गया है। 8 राज्यों के 16 लोगों को समन। गुजरात से 2, असम से 1 शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। तेलंगाना सीएम को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। गुजरात से 2, असम से 1 शख्स की गिरफ्तारी। शाह के एडिटेड वीडियो मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। तेलंगाना सीएम को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो साझा करने के मामले में गुजरात पुलिस ने बनासकांठा के कांग्रेस नेता सतीश बंसोला और दाहोद के आप नेता राकेश बारिया को भी गिरफ्तार किया है। उधर मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल और 16 अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी वीडियो जारी करने का मामला दर्ज किया है। बंसोला 6 सालों से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी के निजी सहायक और जिला कांग्रेस महासचिव है। वहीं बारिया 4 वर्षों से आपके दाहोद जिला अध्यक्ष है। पुलिस उपायुक्त लवीन सिन्हा ने बताया कि दोनों ने आम चुनाव में आरक्षित और अनारक्षित जातियों के बीच दुश्मनी पैदा करने के इरादे से शाह के एडिटेड वीडियो को फेसबुक पर शेयर किया था और अब वीडियो से छेड़छाड़ करने वालों की तलाश है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि लगातार इस पूरे मामले में एक्शन लगातार जारी है। शाह के एडिटेड वीडियो मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद से लेकर आप देख रहे हैं कि एक्शन मोड में है पुलिस और पहले छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है। आखिर किसने ये वीडियो एडिट किया और किसने पोस्ट किया, इस लिहाज से एक्शन जारी है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस का समन जारी किया गया है। आज रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के फोन की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। तो देखिए, फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में कई सारे लोगों को समन जारी किया गया है। वहीं अब सीएम रेवंत रेड्डी को भी जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो का यह पूरा मामला, डीप फेक का यह मामला, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी अब जांच के दायरे में आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने समन जारी कर रेवंत रेड्डी को बुलाया है। जांच पड़ताल के लिए सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे। आज ही रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के फोन की जांच भी दिल्ली पुलिस के द्वारा की जाएगी, ये कहा जा रहा है। और देखिए, इसी के साथ में जो जानकारी है वो ये कि कई सारे लोग फिलहाल जांच पड़ताल के दायरे में है, जिनको समन जारी किया गया है। लगातार पल पल की अपडेट इस पूरे मामले के ऊपर हम आपको दे रहे हैं। डीप फेक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार मंच से जानकारी देते हुए नजर आए और इस पूरे मामले में फिलहाल अलग अलग लोगों को समन जारी कर दिया गया है। बड़ी बात यह कि सीएम रेवंत रेड्डी का भी अब इसमें नाम आ रहा है, जिनको आज जांच पड़ताल के लिए सवाल जवाब के लिए बुलाया गया है। उनके फोन की भी जांच की जाएगी, ये कहा जा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं, किसकी कहां पर रैली जनसभाएं हो रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, महाराष्ट्र दौरा, महाराष्ट्र में 3 रैली सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सोलापुर, हातकंगले, सांगली में उनकी रैली। दोपहर 1:45 पर सोलापुर में रैली होगी। उसके बाद शाम को 4 बजे अब हातकंगले में उनकी रैली होगी। शाम को 5:30 बजे सांगली में भी उनकी रैली होने वाली है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अन्य राज्यों में भी बहुत ज्यादा डिमांड है, लोग उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और इसी कड़ी में हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों का दौरा लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र से खबर मिल रही है कि आज वो 3 जगहों पर बड़ी रैलियां करने वाले हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चलाई जा रही है और कैसे जनता को उसका लाभ मिल रहा है, इसकी जानकारी देते हुए भी नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र दौरे पर एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आखिर 3 जगह वो कौन कौन सी जहां पर आज योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सोलापुर, हातकंगले, सांगली, ये 3 वो जगह क्षेत्र जहां पर उनकी एक बड़ी रैली होगी। और उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के लिहाज से भी फिलहाल कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के भी तमाम बड़े चेहरे उनके साथ इस रैली में मौजूद रहने वाले हैं। तो तीसरे फेज के इलेक्शन से पहले तमाम दिग्गज अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे, चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे। बात अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो कि आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। आगरा में रैली को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फतेहपुर सीकरी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी हैं राजकुमार चाहर। तो तीसरे फेज में यहाँ इलेक्शन और उससे पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचेंगे, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ जाहिर तौर पर जिस तरह से विपक्ष पर जमकर राजनेता निशाना साध रहे हैं और आज भी कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आएंगे राजनाथ सिंह। तो फतेहपुर सीकरी प्रत्याशी के पक्ष में
वोट की अपील करने के साथ चुनावी हुंकार भरेगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी जानकारी आपको देते चले, आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। आगरा में रैली को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर पूरी तैयारी की गई है। फतेहपुर सीकरी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी हुंकार भरेंगे। और आपको ये बताते चले, राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशी हैं। तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर किस तरह से जीत हासिल किया जा सके, इसे लेकर लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान पर हैं और एनडीए की तरफ से 400 पार का लक्ष्य रखा गया और उसे हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार एनडीए की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और वहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा है। रामलला के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हनुमानगढ़ी भी जाएंगी और वहां पर भी करेंगी दर्शन। सरयू आरती में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए, अयोध्या यानी कि राम की नगरी पहुंच रही हैं राष्ट्रपति और सरयू घाट पर आरती में भी शामिल होंगी। हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगी और रामलला के दर्शन भी करेंगी। तो राष्ट्रपति पहुंच रही हैं अयोध्या, राम की नगरी। रामलला के दर्शन करेंगी, आरती पूजन में शामिल होंगी, सरयू घाट पर आरती में शामिल होंगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंच रही हैं अयोध्या और उनके अयोध्या आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। सरयू आरती में शामिल भी होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंच रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या जाएंगी, रामलला का दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं हनुमानगढ़ी और इसके अलावा कुबेर टीले भी जाने का उनका कार्यक्रम रहेगा। पहली बार अयोध्या पहुंच रही हैं, 3.25 घंटे रामनगरी में बिताएंगी। उनके आगमन से पहले रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। इससे पहले शाम को ही, मंगलवार शाम को ही राष्ट्रपति कार्यालय की टीम अयोध्या पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती हुई नजर भी आई। और अब ये उनका पहला अयोध्या दौरा। आज पहुंच रही हैं राम की नगरी में, दर्शन पूजन के साथ ही हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे और सरयू घाट पर आरती में भी शामिल होंगे। और देखिए, लोकसभा चुनावों के आगाज के साथ ही फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह 3 राज्यों के में रैली करते हुए नजर आने वाले हैं। 3 राज्यों में रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जिसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह जहां पर हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे छत्तीसगढ़ के कोरबा में रैली करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को देखा जाएगा। वहीं उसके बाद में दोपहर करीबन 3:30 बजे कर्नाटक के हावेरी में रोड शो करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। शाम 5:30 बजे कर्नाटक के धारवाड़ में रैली करेंगे अमित शाह। शाम 7:30 बजे हैदराबाद में रोड शो अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हुंकार भरते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। चुनाव प्रचार लगातार अपने चरम पर है और इस बीच 3rd फेज के इलेक्शन के लिए लगातार तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो मैदान में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बैक टू बैक रैलियां करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं, हुंकार भरने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां फिलहाल कर ली गई। आज पूरे दिन में 3 राज्यों के दौरे बैक टू बैक गृह मंत्री के द्वारा किए जाएंगे। इन 3 राज्यों में आपको बता दें कई सारी रैलियां, रोड शो उनके द्वारा की जाएंगी। छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरते हुए और अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनता से आशीर्वाद लेते हुए नजर आने वाले हैं। जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए लगातार जनता वोट डाल रही है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए, आशीर्वाद लेते हुए जनता से नजर आएंगे और विपक्ष के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए भी अपने संबोधन में नजर आने वाले। सुबह 11:30 बजे से उनके दौरे शुरू हो जाएंगे। सुबह 11:30 बजे छत्तीसगढ़ के कोरबा में रैली करते हुए गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले पहुंचते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 3:30 बजे कर्नाटक के हावेरी में वो मौजूद रहेंगे। रोड शो यहां पर किया जाएगा, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दर्ज की जाएगी। शाम करीबन 5:30 बजे कर्नाटक का उनका दौरा, धारवाड़ में रैली करेंगे। शाम 7:30 बजे हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपको जानकारी देते हैं कि आज उनका कहां का दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने गढ़ में गरजते हुए नजर आएंगे गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज पहला दिन और कहां पर रहेंगे मौजूद, अब इसके बारे में भी जानिए। बनासकांठा, साबरकांठा में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रैली। 7 मई को राज्य की 25 सीटों पर वोटिंग होगी और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अब गुजरात दौरे पर आज जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि 2 ऐसी जगहों का दौरा करेंगे जहां पर वोटर्स को साधते हुए नजर आने वाले, जीत की हुंकार भरेंगे। डबल इंजन की सरकार किस तरह से राज्य का विकास कर रही है और इसके अलावा केंद्र सरकार देश का विकास कर रही है, इस पर तमाम बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए नजर आएंगे। साथ ही विपक्षियों को भी जमकर घेरेंगे। ये मोदी के गुजरात दौरे का आज पहला दिन है। बनासकांठा, साबरकांठा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली और सबसे बड़ी बात कि 3rd फेज यानी कि 7 मई को
राज्य की 25 लोकसभा सीट्स है जिस पर वोटिंग होनी है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अब गुजरात दौरे पर जाने वाले। और बात अब कर्नाटक की कर लेते हैं, जेपी नड्डा की कर लेते हैं। जेपी नड्डा का रोड शो कर्नाटक में और कर्नाटक के हावेरी में रोड शो किया। तमाम बड़ी बातों का जिक्र इस दौरान उन्होंने किया है। बसपा राज्य मुंबई के समर्थन में वोट की अपील जनता से करते नजर आए। जेपी नड्डा के रोड शो में भारी भीड़ नजर आई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और इसी बीच तमाम बड़ी बातों का जिक्र, और उन्होंने कहा लोकसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद में बोलते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि धार्मिक आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी कोटा में से मुसलमानों को 4% आरक्षण दे दिया। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ना तो मुस्लिम भाइयों की दोस्त है और ना ही ओबीसी की हमदर्द है। और इस बीच ये तस्वीर भी देखिए जहां कर्नाटक में जेपी नड्डा का रोड शो हुआ। इस बीच भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी नजर आई, भारी भीड़ नजर आई। तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आए और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र शिवमोगा में भी किया। कर्नाटक के शिवमोगा भी पहुंचे थे और विपक्ष की मंशा विभाजनकारी है, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। फिलहाल ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर फूलों की बारिश जेपी नड्डा के ऊपर होती हुई और साथ ही साथ भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आई है। देखिए किस तरह से उत्साह दिख रहा है लोगों के बीच। और आगे बढ़ते, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नामांकन किया। उत्तर मुंबई सीट से दाखिल किया नामांकन में सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। तो देखिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपना नामांकन किया। लोकसभा स्पीकर उनके साथ में इस वक्त नजर आ रहे हैं। उत्तर मुंबई सीट से अपना जो नामांकन है वो दाखिल किया है और उनके नामांकन के दौरान में ओम बिरला उनके साथ में नजर आ रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके साथ में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपना नामांकन किया है। उत्तरी मुंबई सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं और उत्तरी मुंबई सीट से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। जरा सुनिए इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। जनता ने मन बना लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने का। 400 से अधिक सीटें देकर मोदी जी को भारत ऐसी विजय देगा कि देश अमृत काल में तेज गति से विकास करे। और जब हम 100 साल आजादी के मनाएं 2047 में एक विकसित और समृद्ध भारत जिसमें कोई गरीबी ना हो, हर किसान का एक उज्जवल भविष्य हो, युवा युवतियों को अपार अवसर मिले, नारी शक्ति का सम्मान हो। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने नामांकन किया। हांजली सीट से 6ठी बार नामांकन पत्र उनके द्वारा दाखिल किया गया। सीट गंजाम जिले में आती है और हांजली सीट के बारे में आपको बता रहे तो देखिए नवीन पटनायक ने हांजली सीट से दाखिल किया नामांकन। दैनिक जागरण में खबर और 6ठी बार यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। 20 मई को यहां पर मतदान होना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने हांजली विधानसभा सीट से लगातार 6ठी बार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने देवी मां का आशीर्वाद भी लिया। नवीन पटनायक साल 2000 से इसी सीट से विधायक हैं और 6ठी बार यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 20 मई को इस सीट पर चुनाव होगा। ऐसे में पत्र दाखिल करते हुए उनको देखा गया, तमाम बातें उनके द्वारा की गई। इससे पहले आशीर्वाद लेते हुए भी वो नजर आ। वो तस्वीरें भी फिलहाल आपकी स्क्रीन पर नवीन पटनायक की तस्वीरें जो कि अपनी 6ठी पारी के लिए लगातार तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजू जनता दल के प्रमुख है नवीन पटनायक और अपना नामांकन पत्र उनके द्वारा दाखिल किया गया। जाने से पहले नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले देवी के दर्शन करते हुए आशीर्वाद लेते हुए और यहाँ पर वो नजर आए। वो तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने नामांकन दाखिल किया और इस तरह की तस्वीरें आपने अलग अलग राजनेताओं की देखी है कि नामांकन दाखिल करने से पहले एक बड़ा रोड शो करते हैं और इससे पहले पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से भी सामने आई। आगे बढ़ते हैं, लॉकेट चटर्जी ने नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से चुनावी रण में उतरी हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बाबत उनके साथ मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने राजनाथ सिंह के साथ भी देखा था जब नामांकन दाखिल करने के लिए गए थे। और उसके बाद अब देखिए लॉकेट चटर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उस दौरान खबर ये मिल रही है और लगातार आपको जानकारी हम दे भी रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। क्या कुछ लॉकेट चटर्जी ने कहा, आप सुनिए। आशीर्वाद है, पूरा जनता भी है। आज उत्तराखंड में जाके मैंने काम किया था, ये मुझे बहुत बड़ा एक गिफ्ट मिला कि आज उन्होंने स्वयं उपस्थित हुआ है और आप लोग देख रहे हैं कि कितना आशीर्वाद जनता का चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हम लोग निश्चित है इस टाइम में पश्चिम बंगाल से 35 से ज्यादा सीट हम लोग मोदी जी को उपहार करेंगे। इस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है
इस बार बंगाल में बहुत बड़ी जीत होने वाली। लॉकेट चटर्जी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार दुगने वोटों से जीतेंगी। ऐतिहासिक यहाँ पर मार्जिन होगा, ऐतिहासिक जीत होगी। 35 से अधिक सीटें इस बार बंगाल की जीतेंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा बंगाल एक तरफा जो है समर्थन करेगा। और हवन पूजन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो, फिर बांसुरी ने नामांकन दाखिल किया। इसी हेडलाइंस के साथ इस खबर का जिक्र अखबारों में भी। नई दिल्ली लोकसभा सीट से मैदान में है बांसुरी और नामांकन से पहले बांसुरी स्वराज ने रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी शामिल हुए। तो देखिए, लुटियन जोन में दिखा चुनावी रंग और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर। नामांकन दाखिल करने से पहले बांसुरी स्वराज ने लुटियन जोन में रोड शो भी किया और ये नामांकन दाखिल करते हुए उनकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। इस दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं लोगों के बीच समर्थन देखकर अभिभूत हूं और विकसित भारत के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर गारंटी को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि विकसित भारत और भारत को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अदालत जाऊंगी और दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना का सुनिश्चित करूंगी और इसे दिल्ली में लागू करने में कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, सूचना तमाम क्षेत्रों में वैश्विक नेता बनाने का संकल्प लिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अभिभूत हूं, कार्यकर्ताओं के उत्साह से भावुक हूं, एक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित हूं और हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर कर मोदी जी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और गृहमंत्री अमित शाह का फेक वीडियो मामला, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी से आज पूछताछ संभव है। 8 राज्यों में 16 लोगों को अब तक नोटिस जारी हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आईएफएसओ ने भेजे हैं नोटिस। तो देखिए, इस पूरे मामले में एक्शन लगातार जारी है। गिरफ्तारियों का सिलसिला भी चल रहा है। गिरफ्तारियों के साथ साथ पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। तेलंगाना की ही बात करें, तेलंगाना के सीएम तक को इस पूरे मामले को लेकर नोटिस जारी हुआ है कि आपको इस पूरे मामले पर आकर सवालों का सामना करना पड़ेगा और जवाब देना होगा। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से भी पूछताछ होगी। 8 राज्यों में 16 लोगों को अब तक नोटिस हो चुका है। देखिए, लगभग हर अखबार के फ्रंट पेज पर यह खबर है। मेरे पास अमर उजाला है, तो अमर उजाला में फ्रंट पेज पर यह खबर है, शाह के एडिटेड वीडियो मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेता गिरफ्तार। और लगभग हर अखबार के अंदर पूरा डिटेल के साथ में इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। अभी तक किन किन के पर कार्रवाई हो चुकी है, अब आगे क्या एक्शन की तैयारी है, अभी तक क्या कुछ निकल के सामने। हालांकि ये वीडियो एडिट किसने किया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने वीडियो एडिटेड किया अब उनकी तलाश की जा रही है और उसके लिए लगातार टीम जो है छापेमारी की कार्रवाई भी कर रही है। और देखिए, दैनिक भास्कर में भी ये खबर, अमित शाह के फेक वीडियो केस में आज दिल्ली पुलिस तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस टीम जो है वो आईएफएसओ टीम यानी कि इस पूरे मामले में 8 राज्यों के 16 लोगों को समन ऑलरेडी भेज चुकी है। अब सभी को आज आईएफएसओ यूनिट में पेश होने के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 16 में से 6 लोग तेलंगाना कांग्रेस के सदस्य हैं, जिसमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल है। उनका नाम सामने आया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने सभी को संबंधित दस्तावेज और सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि मोबाइल और लैपटॉप लाने के लिए भी कहा है और पुलिस इनकी भी जांच पड़ताल आज करने वाली है। इस पूरे मामले में 30 मई को गुजरात के अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी का पीए और दूसरा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है। इस केस में 29 अप्रैल को भी असम से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस कुल मिलाकर फुल एक्शन मोड पर है और पूरी तरीके से लगातार जांच पड़ताल का जो दायरा है उसको बढ़ाया जा रहा है। अब कांग्रेस ने शाह से पूछा है कि राहुल गांधी के फेक वीडियो पर क्या एक्शन लिया गया। तो देखिए, वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी हो गया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का यह पूरा फेक वीडियो का मामला जिसमें लगातार जो पुलिस सेल है वो जांच पड़ताल कर रहा है। अब आज क्या कुछ होता है, क्योंकि आज कई सारे लोगों को बुलाया गया है जिसमें रेवंत रेड्डी का भी नाम शामिल है। क्या कुछ होता है देखना महत्वपूर्ण। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली के स्कूल में बम मिलने की खबर मिल रही है। द्वारका में डीपीएस में बम की खबर फिलहाल मिली है। दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। स्कूल परिसर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम की खबर मिली है। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर फिलहाल
यहां पर स्कूल परिसर को खाली कराया जा रहा है। स्कूल में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। द्वारका की एक खबर दिल्ली के, जहां पर स्कूल में बम की खबर सामने आ रही है। डीपीएस स्कूल में बम की खबर। दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद और इसी के साथ में जांच पड़ताल लगातार जारी। सर्च ऑपरेशन फिलहाल स्कूल में चलाया जा रहा है। तस्वीर भी सामने आई है। स्कूल परिसर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम की जानकारी मिल रही है। फिलहाल एहतियाती कदम सभी उठाए जा रहे हैं और स्निफर डॉग्स की सहायता भी यहां पर ली जा रही है। साथ साथ में बम निरोधक दस्ते को तुरंत सूचना देकर मौके पर बुला लिया गया है, जो कि सर्च ऑपरेशन फिलहाल स्कूल के अंदर चला रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम की खबर, फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली के द्वारका में है डीपीएस स्कूल और वहां पर फिलहाल बम मिला है। सर्च ऑपरेशन लगातार इस बीच जारी है। देखिए, बम की खबर है और शाहदरा जिले की गीता कॉलोनी से चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय को भी बम से उड़ाने की सूचना कल मिली थी, जिसके बाद अफरा तफरी फैली। तब 2 घंटे बाद पता चला कि वहां पर ऐसे कोई बम नहीं है और अब दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर मौजूद है। डीपीएस स्कूल के अंदर स्कूल परिसर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त डीपीएस द्वारका में बम की खबर है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, जिसका अच्छा खासा नाम है, उस दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम मिलने की सूचना है कि वहां पर बम रखा हुआ है, ये सूचना है और इसीलिए बॉम्ब स्क्वाड इस वक्त वहां पर मौके पर मौजूद है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं ऐसे तो नहीं कि चाचा नेहरू अस्पताल की तरह यहां पर भी ये कोई फेक जानकारी हो, लेकिन एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और जांच पड़ताल चल रही है। आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरें आपको बताते हैं। जैसे कि पहले फेज में 66.14% वोटिंग हुई। फिर दूसरे चरण पर अगर बात करें तो 46.71% मतदान। चुनाव आयोग ने फाइनल वोटिंग डेटा जो है वो अब जारी कर दिया है। अखबारों में भी इसका फिलहाल जिक्र किया गया है और विपक्ष का सवाल कि इतनी देरी आखिर क्यों, मतलब चुनाव हो गए उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा समय डेटा जारी करने में क्यों लगा। चुनाव आयोग के पोल पैनल के मुताबिक पहले चरण में 66.22% पुरुष और 66.07 महिला मतदाता जो थे वो मतदान करने आए थे। मुझे लगता है आपके अखबार में इसको लेकर बिल्कुल, देखिए अखबारों में इसका जिक्र है। शुरुआती 2 चरणों में मतदाताओं का उत्साह पहले ही जैसा और जिस आंकड़ा का जिक्र आप कर रही थी महिमा, वो इसमें लिखा हुआ है। और निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं और इससे ये पता चलता है कि वोटिंग उतनी भी कम नहीं हुई जितनी अंतरिम आंकड़ों में दिख रही थी। आंकड़े ये बता रहे हैं कि इन 2 चरणों में मतदाताओं का उत्साह करीब करीब पिछले चुनाव जैसा ही है और निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के 11 और दूसरे चरण के 4 दिन बाद अंतिम आंकड़े जारी किए हैं और इसमें जिक्र किया गया है। साथ ही साथ देखिए, निर्वाचन आयोग ने ये पूरे आंकड़े को बताया है, ये अंतिम आंकड़े नहीं है, निर्वाचन आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे और चुनाव के 2 चरणों में कम मतदान, 11 दिन बाद आया मतदान का फाइनल फिगर। फर्स्ट फेज की फाइनल वोटिंग की रही 66.14% और ये आंकड़ा 2019 के मुकाबले 4% कम है। सेकेंड फेज की अगर बात करें तो फाइनल वोटिंग रही 66.71% और ये आंकड़ा 2019 के मुकाबले 3% कम है। तो ये अखबारों में भी इसका जिक्र है कि ये अंतिम आंकड़े नहीं है, निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदान के अंतिम आंकड़े डाक मतपत्रों की गिनती और कुल मतों की गिनती को जोड़ने के बाद ही उपलब्ध होंगे और डाक मतपत्रों में मतदान करने की सुविधा सेवा मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं जिनमें 85 वर्ष से अधिक आयु वाले, दिव्यांग, आवश्यक सेवाओं और चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत कर्मियों को दी गई है।